नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से एसएससी की नई सीरीज आ रही है। इस सीरीज में टोटल 30 वीडियो आएगी। हालांकि इस सीरीज की 3 वीडियो आपको ट्रायल रूप में हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही इन वीडियो की यानी जो ट्रायल वीडियो थी उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। जो बच्चे अभी तक ये निःशुल्क पीडीएफ या ट्रायल पीडीएफ नहीं प्राप्त किया है वो कर लेंगे, देख समझ लेंगे। अगर आगामी आपको हमारी कोई भी कंटेंट चाहिए तो ये जो मोबाइल नंबर है इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज ही करना है। ये नंबर की ही सेम लिंक क्रिएट करके आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। इस सीरीज में बात करें कितने वीडियो आएगी, 30 वीडियो आएगी। हमारी इस सीरीज में जो है क्या रणनीति में बदलाव किए गए हैं तो अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर दोबारा शायद इस बात को रिपीट ना करूँ। देखिए, जो हमारी ई बुक आई है, ई बुक भी अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन 447 पेज की ई बुक है। बच्चे ले तो लिए बहुत सारे, लेकिन जो है बिना कोई गाइडेंस के शायद पूरा पढ़ ना पाए, ठीक है। तो मैं उनको भी साथ में पढ़ाते चलूँ, याद कराने की कोशिश करता चलूँ, यही अप्रोच है मेरा। तो उस ई बुक से मैं आपको पर वीडियो में टास्क दूंगा, है ना। बच्चा ही समझ लेना आप, और मुझे 2 मिनट के लिए टीचर समझ लेना, ठीक है। तो ई बुक जो है, ई बुक से मैं आपको पर वीडियो में टास्क दूंगा। जैसे आज के इस वीडियो में मैं आप पे टास्क देता हूं कि पहला से फर्स्ट पेज से लेके 15 पेज तक, है ना, फर्स्ट पेज से लेके 15 पेज तक जो भी कंटेंट है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। याद करने के पर्पज से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। 1 घंटे का टाइम लगेगा, है ना। मेरा भी बात मान लो, बड़े बड़े का तो बात मानते ही आए हो भैया, मेरा भी मान लीजिए प्रभु, है ना। तो इस बार मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में, और रिजल्ट बेहतर ही होगा, विश्वास कीजिए, ठीक है। तो 1 से 15 पेज तक पढ़ लीजिएगा। अब ये पढ़ने के बाद मैं आपका इसका टेस्ट कहाँ लूँगा। देखिए, टेस्ट लेने की 2 जरिया है मेरे पास। एक तो है टेलीग्राम, लेकिन टेलीग्राम पे प्रॉब्लम क्या है, वहां पे टाइमर की प्रॉब्लम आती है, बाद बाकी सारे बच्चे देंगे नहीं देंगे, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम है। इससे अच्छा है कि मैं वीडियो में ही इसी 1 से 15 पेज, जैसा आज का टास्क दिया, दूसरे दिन जो टास्क दूंगा वहां से, तो आज अगली जो वीडियो होगी इसी 15 पेज के बीच में से, चाहे एक्स्ट्रा फैक्ट से होगा, कहीं से होगा, कोई क्वेश्चन होगा, ये मैं आपसे 20 क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्म में इसी दिए गए टास्क से सिलेक्ट करूंगा, और किसी का भी आंसर नहीं लिखूंगा। बस आपको स्क्रीन पे 2 मिनट समय लेके क्वेश्चन दिखाऊंगा 1 to 20, आपको आंसर देना है। कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं दे सकते हैं तो उसके नेक्स्ट वीडियो में 1 से 20 की पहले आंसर रहेगी, फिर टास्क दिया जाएगा। आई होप ये पूरे सर्किल आप समझ पाए। इसके लिए आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना होगा, और है ना, मेरी इस बार जो है बात मान के देखिए, आप पढ़िएगा, टास्क को फॉलो कीजिएगा, और इसकी रिजल्ट भी आप देखेंगे थोड़ी ही दिन में। आप जो टेस्ट अटेंड कर रहे होंगे वहाँ पे आपकी जो है स्कोर बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इसके बारे में तो कल बता ही दिया था। साथ ही साथ जो जिसके पास अभी तक ई बुक नहीं है, आप ई बुक प्राप्त कर लेंगे, वही मोड है कि आप व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सही नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे पहले कौन जो है CACP के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन अलग से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है ना। तो इसके बारे में हम पहले गलत कथन ढूंढते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, इस मूल्य पर बाजार मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, ये सही अपने आप में कैसा है कि इस मूल्य पे बाजार मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। ये क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ये जो है फसल बुआई के पूर्व ही निर्धारित कर दिए जाते हैं, है ना। अपने इंडिया में वैसे तो 3 सीजन फसल के होते हैं, रबी, खरीफ और जायद भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो मुख्य है वो 2 हैं, रबी और खरीफ है। तो रबी के और खरीफ के, है ना, जो फसल जब बुआई होती है तो उससे पहले ही ये जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड कर लिए जाते हैं कि अमुक फसल के लिए अमुक रुपये कुंटल होगी। तो इस प्रकार से इस पे बाजार मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा इस मूल्य का निर्धारण रबी और खरीफ फसल के बुआई से पूर्व किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। यह किसानों के लिए कृषि कीमतों से संबंधित बीमा का कार्य करता है ना। अब जब
बाजार मूल्य का प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है और मान लीजिए कि मूल्य निर्धारित कर दिया गया 1500 रुपये पर क्विंटल और बाजार मूल्य बाद में घट करके हो गया 1000 रुपया पर क्विंटल, ये किस स्थिति में होगा? जब पैदावार बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर भी 1500 से तो कम नहीं दिया जा रहा है ना, क्योंकि इस पे बाजार मूल्य का प्रभाव पड़ना ही नहीं है। तो एक तरीके से बीमा का कार्य भी करता है ये, ठीक है भैया, सिक्योरिटी, है ना। तो ये आपका तीनों कथन सही है, इसका मतलब चौथा कथन गलत होगा। इसके अंतर्गत सिर्फ खाद्यान्न फसल को ही शामिल किया जाता है, ये बात नहीं जचा। जो CACP है ये सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं, तिलहन फसल भी और जो आपका वाणिज्यिक फसल है उसको भी शामिल करते हैं, उनके लिए भी न्यूनतम मूल्य, है ना, जो है डिसाइड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया, क्योंकि आपको जो गलत है वो पहचानना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल तथा वाणिज्यिक फसल जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, नारियल हो गया, जूट हो गया, ये सब शामिल किया जाता है। आइए थोड़ा सा मैंड का कसरत कर लेते हैं। भारत में सबसे पहले जूट का मिल किस स्टेट में लगा था? पहला कोई ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है यूपी और चौथा है MP। बता दीजिएगा, है ना, ऐसे चलता रहेगा भैया, है ना। और दूसरी बात, जो बच्चे 1 घंटा 5 मिनट समय देख के, वीडियो देख के डर के भाग जाते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है तब कहीं और आप देख लें भैया। हमारे पास टाइम की वो ना देखिए, क्योंकि मैं आपका टाइम किल नहीं करता, सिर्फ पढ़ाता, सिर्फ प्योर कंटेंट देता हूँ, है ना। तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि इतने कम समय में इससे ज़्यादा कंटेंट देना संभव ही नहीं होता। मैं हर सक प्रयास करता हूँ कि मैं आपको अधिक से अधिक दूँ, क्योंकि आपका टाइम कीमती है, ये मुझे भी पता है। चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। देखिए 1966-67 से आपको एक चीज़ और याद आना चाहिए। वैसे स्पेशली 1967 लिखा जाता है कि देश में हरित क्रांति सबसे पहले 1967 में कहाँ आई थी? तो पंजाब में आई थी। हरित क्रांति लाने के श्रेय इंडिया स्तर पे किसे दिया जाता है? MS स्वामीनाथन साहब को दिया जाता है। आपको याद होगा कि 2024 में 5 भारत रत्न अवार्डी में एक नाम MS स्वामीनाथन साहब का भी है, ठीक है। जबकि विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का मेन मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्नों का पैदावार बढ़ाना, है ना। कैसे भैया, है ना, कि बढ़ जाओ ऐसा नहीं, उन्नत किस्म के खाद, बीज इत्यादि का जो है प्रयोग करके। इससे संबंधित एक आपका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है ना, हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी, ये फुल फॉर्म आता है। हरित क्रांति सबसे अधिक फायदेमंद किस फसल पे रहा था? तो गेहूं पे रहा था। हरित क्रांति के दूसरे चरण इंडिया में कब आए, है ना, ये तो पहला लहर हो गया। दूसरा लहर आया था 1977 से लेकर 1980 तक के बीच में। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर ऑप्शन क्या हो सकता है? क्योंकि ये CPO 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1975 से 80 के बीच में हरित क्रांति की दूसरी चरण को झेला भारत, इस प्रकार से लैंग्वेज में बना के क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है भैया। तो ये हो गए पहले पॉइंट। चलते हैं आगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, CACP, इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस, ठीक है भैया, के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में, लेकिन इसका पहले नाम अलग हुआ करता था। 1965 में जब यह स्थापना हुआ तो इसका नाम पहले, है ना, CAP था, है ना, बाद में इसे CACP कर दिया गया। कब? 1985 में। तो ये भी याद रखना, ये भी बदला हुआ नाम है। जैसे HRA का बाद में नाम बदल के HSRA हसरा हो गया था 1928 में। इसके अलावा वर्तमान जैसे बहुत सारा चीज़ है भाई, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग हो गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के जो है SBI हो गया था। इसके अलावा जो GATT है उसका नाम बदल के WTO हो गया था। तो ये कुछ एक बातें हैं, आप जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। वर्तमान समय तक 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की जाती है। मात्र 23 फसल ऐसे हैं जिसको जो है अभी CACP के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। CACP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है ना। FCI की स्थापना भी आपसे पूछा जाता है। FCI का आप एग्जाम भी देते हो और SSC के थ्रू ही देते हो, ड्रीम जॉब है ये, है ना। तो FCI की जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। इसकी भी हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर ही है। अब आता है छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन, ये भी आपको रिपीट करवा देता हूँ। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल ये कब बोते हैं, कब काटते हैं? मैंने आपको कहा था हो गई चालू बारिश तो आप जो है खरीफ की फसल बो देना, ठीक है।
3 साढ़े 3 महीने का समय लेके फिर जो है रबी की फसल बो देना, और उसके बाद रबी और खरीफ के बीच के जो मौसम बच जाते हैं उसमें जायद फसल का जो है खेती कर ली जाती है। ठीक है, तो ये है एकदम बिना मतलब भूलने वाली याद करने की तरीका। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर यानी ठंडी के महीना में, आप अगर जून से 4 महीना जोड़ोगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इसी प्रकार से हो जाता है। तो आप जोड़ लीजिए भाई, 4 महीना का समय ले लीजिए, बारिश जून में स्टार्ट होता है ना। तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोते हैं, 3-4 महीने का समय लेके काट लेंगे मार्च अप्रैल में। खरीफ की जो फसल है बुआई जून जुलाई में होती है, यानी बारिश स्टार्ट होने से स्टार्ट हो जाती है, और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। ये 2 महीना इसलिए देखते हैं कि एग्जैक्ट नहीं है कि इसी महीने में कट जाएंगे। ठीक है, रबी और फसल के बीच के जो समय बच गया यानी आपका मिड अप्रैल से है ना शुरुआती जून यानी आधा जून तक का जो समय बचता है उसमें जायद फसल होती है, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूजा वगैरह। टाइम्स मैगजीन 2024 में 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। तो भारत में एकमात्र फिल्म अभिनेत्री को नामांकित किया गया है, उनका नाम क्या है? देखिए अभी 2024 के लिए टाइम्स मैगजीन ने जो है अपना 100 शक्तिशाली लोगों, जो पावरफुल लोग हैं उनकी लिस्ट जारी करते हैं, तो इस साल भी जारी कर दिए हैं। तो भारत के एकमात्र महिला जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम भी आया है, इनका नाम है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के पति कौन है? तो रणवीर कपूर है ना, रणवीर कपूर है, राइट है ना। तो ये आलिया भट्ट आंसर हो जाएगा, इनका नाम है। टाइम मैगजीन 2024 100 प्रभावशाली लोगों में भारतीय मूल के अजय सिंह बंगा। ये अजय सिंह बंगा कौन है? तो ये विश्व बैंक के हेड हैं। वर्तमान में डेविड मालपास के बाद इन्होंने जो है स्थान लिए थे विश्व बैंक में। साक्षी मलिक आप सभी जानते हैं खिलाड़ी। इनके अलावा सत्या नडेला माफ कीजिएगा, सत्या नडेला और आलिया भट्ट, ये 4 जने हैं जो भारत ये मूल के, हालांकि है ना अभी तो अजय सिंह बंगा अमेरिकी हैं लेकिन फिर भी भारतीय मूल के। तो इस प्रकार के 4 लोग जो है 100 प्रभावशाली लिस्ट में अपना अपना जो है दाखिला ले पाए हैं। उसमें आलिया भट्ट एकमात्र अभिनेत्री हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने बनाया था। वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर कौन रहे थे? तो टेलर स्विफ्ट रहे थे। टेलर स्विफ्ट 2023 के लिए, और 2022 के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सेलेक्ट किया था, जिसको कवर पेज पे छापे जाते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा एक दशहरा या नवरात्रि के अवसर पे की जाने वाली प्रमुख लोक नृत्य है? देखिए दशहरा और नवरात्रि दशहरा सेम ही है, अगले दिन दशहरा होती है ना, 10वें दिन। तो ये जो है नवरात्रि और दशहरा अवसर पे की जाने वाली जो भी लोक नृत्य है तो उनमें से कौन सा है आपको पहचानना है। बीरागास्य, ये कर्नाटक में होती है। ये भी आपका मैसूर दशहरा का आपने नाम सुना होगा, मैसूर दशहरा, कुल्लू दशहरा, बस्तर दशहरा। देखिए दशहरा तो हर जगह होता है लेकिन यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इन सब की अपनी अपनी खासियत है। तो जो बीरागस्य नृत्य होता है ये आपका मैसूर दशहरा में, मैसूर मंजे कर्नाटक, तो कर्नाटक में होता है। मतलब झिझिया, ये बिहार में दशहरा के समय नवरात्र के दौरान जो है महिलाओं के द्वारा की जाने वाली नृत्य है, जिसमें माथा पे जलता हुआ कोई पात्र रखा जाता है, कोई भी हो सकता है, लालटेन आकार का या दीप आकार का। गरबा, ये गुजरात में करी जाती है। यथार्थ इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी दशहरा के दौरान की जाने वाली नृत्य है। बिहार में दशहरा के अवसर पे झिझिया नृत्य की जाती है। इस नृत्य में महिलाएं अपने माथा पर मिट्टी से बनी हुई दीपक जैसे वस्तु को रखती है। आप इसके जगह पे लालटेन या कोई भी पात्र जो है दीपक जलाने जैसा चीज हो वो रखा जा सकता है। फगुआ, बिहार में होली के समय की जाने वाली एक प्रकार का लोकगीत है। नाम ही है, फागुन में फगुआ होता है, ये फगुआ लोकगीत है बिहार में। इसके अलावा है ना कर्नाटक राज्य में दशहरा उत्सव के दौरान बीरागास्य नृत्य किया जाता है। यह मशहूर दशहरा उत्सव के दौरान जो है मुख्य आकर्षण का केंद्र बनता है। इसके अलावा गरबा और डांडिया, ये गुजरात में दशहरा के अवसर पे की जाने वाली नृत्य है। अभी अभी आपको जो है गरबा को यूनेस्को के अंतर्गत जो है दर्जा दिया गया है। अगर यूनेस्को की बात करें कौन कौन से नृत्य को दर्जा दिया गया है तो आपको जो है कॉमन तो याद होना चाहिए। एक कलबेलिया को दिए हैं, कलबेलिया, ये कलबेलिया कहाँ के हैं? ये आरजे राजस्थान के हैं और इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य भी कहा जाता है। और छऊ को भी दिया है यूनेस्को ने दर्जा। ये छऊ 3 जगह का है, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज, यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंतर्गत होती है। उड़ीसा वाले छऊ में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि उसमें जो है मुखौटे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएं क्या होती है?
देखिए कबड्डी की मैदान हो गया, वॉलीबॉल और बीच बॉल हो गया, है ना। महिला का शॉट पुट का वजन, पुरुष के शॉट पुट का वजन हो गया। 100 मीटर वाला हर्डल रेस जो है फीमेल का और 100 मीटर वाला हर्डल रेस मेल का, इन सभी में पैमाने बदल जाते हैं। ठीक है भाई, आप एग्जाम देते हो, आरपीएफ का भी दोगे, बिहार एसआई या फिर किसी भी स्टेट के एसआई का एग्जाम देते हो, वहां पे जो फिजिकल टेस्ट होता है तो महिलाएं का और पुरुष का अलग अलग होते हैं, तो वैसे ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे जो महिला की कबड्डी की बीमाएं होती है ये थोड़ा सा कम रखी जाती है, 8 मीटर और 12 मीटर इस प्रकार से, है ना। और जो आपका पुरुष वाला होता है वो 13x10 होता है, जो यहाँ पे लिखा है, तो दोनों को आपको याद रखना है। इसके अलावा कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी एक्टिव होते हैं, है ना। कबड्डी इंडिया में 4 स्टाइल से खेला जाता है, जैसे में एक संजीवनी प्रमुख है इंडिया में, जैसा कि आप गांव घर में हम लोग भी खुद खेले हैं, लेकिन ओरिजिनल ऑथेंटिक नाम के साथ तो नहीं खेले हैं, लेकिन गांव घर में बोलते हैं सुझौका कबड्डी, मतलब सीधा सीधा कबड्डी, और एक बुढ़िया कबड्डी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये 4 स्टाइल में इंडिया में खेले जाते हैं कबड्डी का खेल। ठीक है, इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग 2024 के विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन है। उपविजेता कौन है? हरियाणा स्टीलर्स है। ये हमने पहले भी आपको बताया है, ये VVI क्वेश्चन है। जिस प्रकार से IPL का ऑरेंज कैप और पर्पल कैप होता है ना, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी समझिएगा, क्योंकि कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग भी कबड्डी का IPL जैसा समझिए, है ना। हालांकि क्रिकेट ज्यादा लोकप्रिय है इंडिया में। इसके अलावा बीच वॉलीबॉल में मैदान की लंबाई चौड़ाई तो 16x8 होगा, वहीं पे खाली वॉलीबॉल होता है तो 18x9 होता है। ठीक है भाई, तो वॉलीबॉल में 18x9, बीच वॉलीबॉल में 16x8। इसके अलावा वॉलीबॉल में हमने आपको महिला और पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई भी अलग अलग बताए हैं, है ना। तो महिला के लिए कितना था? 2.24 मीटर था महिला के लिए नेट की ऊंचाई, और 2.43 मीटर थी पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं, जो फुटबॉल सरीका एक बॉल को हाथ से मार के ये उसके घर करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पुरुषों के कबड्डी में मैट की लंबाई चौड़ाई बता ही दिया था, है ना। इनके अलावा कबड्डी वर्ल्ड कप की शुरुआत जरूर याद रखें, जितने भी मेजर इवेंट है वर्ल्ड कप है उनकी शुरुआत सभी आपको ई बुक में मिलेंगे, जरूर पढ़ें। 1971 में हुआ था और पहला का विजेता पाकिस्तान था। ठीक है, 1975 में कबड्डी वर्ल्ड कप के विजेता बने, माफ कीजिएगा ये कबड्डी नहीं हॉकी वर्ल्ड कप लिखिएगा, ये हॉकी वर्ल्ड कप की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुआ था और भारत जो है हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार विजेता बने थे 1975 में। यहाँ हॉकी की जगह कबड्डी हो गया, मैं सही करके दूंगा, है ना। इसके अलावा जो है अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की HDI इंडेक्स 2023-24 में रैंक क्या है? अपने सभी पड़ोसियों की हाल खबर रखना है, सीमा से लेकर उनके देश में क्या है फेमस, है ना, क्या है फेमस, उनके देश में किस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, उनकी HDI रैंकिंग में हमसे बेहतर स्थान है कि गिरा हुआ स्थान है ना, वहाँ पे सबसे मेजर नदी कौन सी है ना, वहाँ की सबसे मेजर त्योहार कौन सी है ना, वहाँ की कोई ऐसा नृत्यांगना है जो इंडिया के शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं या फिर हाल फिलहाल में पद्म अवार्ड वगैरह जीते हैं। तो ये सब अप्रोच होती है अपने को एग्जाम पास करने की, खास करके SSC की नज़रिए से अगर देखें तो। ठीक है भाई, तो श्रीलंका की जो HDI इंडेक्स में रैंक आया है 23-24 जो लेटेस्ट वाली डाटा है, इसमें 78वां स्थान, इंडिया से बहुत ज़्यादा बेहतर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कुछ एक दिन पहले तो श्रीलंका में क्राइसिस आया था, है ना, फिर भी चलो ठीक है। और इंडिया का कितना है? हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका HDI रैंक 134वां स्थान दिया गया है इंडिया का, एक 78वां स्थान श्रीलंका का। श्रीलंका पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जो चर्चा का विषय रहा, कच्छेथेवु द्वीप, है ना, जाफना प्रायद्वीप, है ना, हम्बनटोटा बंदरगाह, इसके अलावा एलिफेंटा पास, ये सभी के सभी आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा। श्रीलंका की नई राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा, पुरानी राजधानी कोलंबो। ठीक है, ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सीमा डिसाइड होती है श्रीलंका के साथ वो पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी या राम सेतु,
इसके अलावा HDI इंडेक्स 23-24 में भारत का रैंक है 134 और भारत की स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी रैंक ना पूछ के स्कोर पूछ देता है। तो इसमें जो स्कोर किए भारत 0.644। इसके अलावा HDI इंडेक्स 23-24 में श्रीलंका को 78वें, चीन को 75वें, स्वाभाविक सी बात है चीन की इतनी ज़्यादा है ना। इसके अलावा भूटान को 125वां, थोड़ा सा इंडिया के करीब लेकिन इंडिया से बेहतर। बांग्लादेश को 129वां, इंडिया से बेहतर। नेपाल 146, इंडिया से थोड़ा सा नीचे। और पाकिस्तान सबसे नीचे। तो ये तो हमेशा नीचे ही रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका HDI इंडेक्स अपने पड़ोसी के हैं, जरूर ध्यान रखें। पड़ोसी से क्वेश्चन श्रीलंका का भी बखान कर लिए हैं, चीन से बखान करेंगे, मैकमोहन रेखा लगती है चीन के साथ। इसके अलावा चीन से एक क्वेश्चन आता है कि चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया, तो आपको 49-50 जवाब देना है ना। इसके अलावा भूटान को 125वें, भूटान के बारे में अगर चीन का भाषा अगर बात करेंगे तो मैंदारिन हो जाएगा, श्रीलंका का सिंहली या तमिल हो जाएगा, भाषा छूट गया था। भूटान का भाषा करेंगे तो आधिकारिक तो जुंगखा हो जाएगा। भूटान में अधिकांश धर्म के लोग बात करेंगे तो बौद्ध हो जाएगा। चीन में भी बौद्ध धर्म के लोग और श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म के लोग ही अधिकांश निवासी है। तो ये तीनों बौद्ध धर्म बहुल क्षेत्र है। बांग्लादेश में इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना। बंगाली भाषा है यहाँ का, है ना। इसके अलावा नेपाल में नेपाली भाषा बोले जाते हैं। हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा HDI इंडेक्स, है ना, संयुक्त राष्ट्र के जो राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, माफ़ कीजिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ का ही है पार्ट, तो इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? आपके ऑप्शन में 4 मस्जिद है। लाल मस्जिद दिल्ली, बेगमपुरी, कुब्बतुल इस्लाम और मोठ मस्जिद। तो मोठ मस्जिद आंसर हो जाएगा। मोठ मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर लोदी यानी जिसे आप निजाम खान कहते हैं, उन्हीं के काल में कराया गया था, जो आप नीचे देखेंगे। पहले और बखान कर लेते हैं। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और लाहौर किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण सलीम यानी जहांगीर ने करवाया था। बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, दिमाग को शांत होकर ये सब चीज़ समझे, है ना। दिल्ली के लाल किला में अगर मोती मस्जिद है, उनका निर्माण करता पूछेगा तो औरंगजेब होगा, है ना। और जो लाहौर किले के अंतर्गत जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कहेगा तो जहांगीर होगा या सलीम होगा। दोनों का नाम मोती मस्जिद है, जगह का डिफरेंस है और बनाने वाले का भी, है ना, डिफरेंस है। आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल वंश में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। अकबर के काल को जो है मुगल वंश के अंदर साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। भारत में सबसे पुरानी मस्जिद जो है चेरामन जुमा मस्जिद, ये कहाँ पे है? केरल के अंतर्गत है और सबसे पुराना चर्च भी केरल के अंदर ही है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, चर्च और मस्जिद दोनों जो सबसे ओल्डेस्ट है ये आपका केरल के अंदर है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के समय करवाया गया था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय स्टार्ट की गई, लेकिन इसे पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। जैसा आप कुतुब मीनार जानते हो ना, उन्हीं के प्रांगण में कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद है। हालांकि कुब्बत जो आपका कुतुब मीनार है उसके भी निर्माणकर्ता की नींव जो है यानी नींव रखने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। हालांकि पूर्णतः बनाने का जो श्रेय है इल्तुतमिश को, और बाद में तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने भी उस पर काम किया। तो सेम इसी प्रकार से अप्लाई होता है कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद के लिए भी कि भाई नींव रखने का काम ऐबक ने किया लेकिन बनाने का काम इल्तुतमिश ने पूरा किया। वैसे बता दूं सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जरूर हैं 1206 में, लेकिन अगर आपको वास्तविक संस्थापक वास्तविक फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत तो ये इल्तुतमिश को आंसर करके आना है जब भी पूछेगा। इनके अलावा मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के काल में किया गया था। आगरा शहर के संस्थापक हैं, इसे निजाम खान भी कहा जाता है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 5 नए एम्स अस्पताल की उद्घाटन की। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 में से एक नहीं आता है या नहीं है? ठीक है भाई, तो 5 में से कौन एक नहीं है आप देख लीजिए। कल्याणी में है क्या? हाँ कल्याणी में है जी, कल्याणी में है। कल्याणी पश्चिम बंगाल में है। राजकोट गुजरात में भी किए। गुवाहाटी में नहीं, गुवाहाटी में 2023 अप्रैल महीना में हुआ था, तो ये कंफ्यूजन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे
पे राइट आंसर है। बाद में कि मंगलागिरी ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ भी किए हैं एक साथ। रायबरेली एगो छूट गया, एगो भटिंडा छूट गया, तो ये 5 एक साथ किए हैं। बाद में कि जो गुवाहाटी है वो पूर्वोत्तर भारत की पहली एम्स होगी गुवाहाटी के अंदर, जो पिछले साल 2023 में ही किए थे, ठीक है, इस साल नहीं किए हैं। इस साल फरवरी में 5 एम्स एक साथ उद्घाटित किए गए हैं, जो भटिंडा पंजाब में है ना, कल्याणी पश्चिम बंगाल में, रायबरेली उत्तर प्रदेश, मंगलागिरी आंध्र प्रदेश और राजकोट गुजरात। तो जरूर ध्यान रखें, ई बुक में भी ये कंटेंट मिलेगा आपको, ये वाली क्वेश्चन खास करके, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। और जब भी कोई चीज़ उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब करेंगे तो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को मुंबई में अरब सागर पर स्थित इंडिया की सबसे लंबी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किए हैं, है ना। अटल टनल जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, जिसे रोहतांग दर्रा कहते हैं, और अटल सेतु जो है ये मुंबई में है, अरब सागर पर स्थित है, जो आपका सीबडी से उड़न तालुका को जोड़ते हैं। और मैं जहां रहता हूं वहां से मात्र 1.5 घंटे की रास्ता है उड़न तालुका, अगर मैं ये वाली ब्रिज को फॉलो करूं तो। इसके अलावा हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान देश के द्वारा भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जो पहली बार किसी विदेशी राजनेता को दिया गया है, अगर भूटान के नजरिए से ये बात सोचे तो, ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित में से सर्वाधिक अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? आपके सामने 4 चोटियां पिक का नाम दिया गया है ना। धूपगढ़ी, गुरु शिखर, कलसूबाई, देवमाली, ठीक है भैया। ये धूपगढ़ी जो है ये आपका सतपुरा रेंज की चोटी है। ये गुरु शिखर जो है ये आपका कहाँ पे, राजस्थान की सबसे हाईएस्ट पीक है। कालसूबाई महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक है, और देवमाली जो है ये उड़ीसा की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट पीक हमने यहाँ पे रखा है धूपगढ़ी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर होता है ना। अब आते हैं इसकी व्याख्या कर लेते हैं। धूपगढ़ी जो है ये सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह महादेव पहाड़ी में स्थित है। इसकी टोटल ऊंचाई 1350 मीटर हो गई। यहीं से आपका ताप्ती नदी निकलती है, जो पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है खंभात की खाड़ी के पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया सतपुरा रेंज की कहानी, कि यहाँ धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी हो गई और यहाँ से क्या क्या निकलती है। सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आए हैं, तो आपको बताना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, और लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र लोकल ट्रेन को कहा जाता है, ठीक है। नर्मदा की उद्गम अमरकंटक चोटी से होती है। यह पश्चिम दिशा में बहती है, भ्रंश घाटी को फॉलो करते हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली ये पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। हालांकि अगर अरब सागर यहां से काट दें और तब पूछें कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, तो आपका आंसर क्या होता है? गोदावरी होता है। लेकिन यहाँ पे अरब सागर में गिरने वाली लगा दिए हैं, तो आपका नर्मदा आंसर होगा, क्योंकि गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दुनिया के 3 सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। हालांकि पहले 8848 लिखा जाता था, लेकिन अब जो नया डाटा सामने आया है 8850 हो गए हैं, और यहाँ तक कि अब ये ज़्यादा भी हो गए हैं, ठीक है। 8850.5 माना जा रहा है, लेकिन अभी आपको 88.5 ही जवाब देना है, क्योंकि ये बढ़ते हैं जी, ये बढ़ते हैं। बलित पर्वत है ना। इसके अलावा गॉडविन ऑस्टिन K2 ये 8611 मीटर है, और कंचनजंगा में स्थित कंचनजंगा जो भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है, इसकी जो टोटल हाइट बात करेंगे तो 8586 मीटर होगा। इसको भी लिख के देंगे, है ना। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणी जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, कि सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, कई दफा पूछे गए हैं, है ना। और इसकी टोटल हाइट 1722 मीटर है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ऊंचाई वाला यही हो गया, 1722 वाला। यही अरावली रेंज से आपका लूनी नदी निकलती है, और ये लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है 1646 मीटर, और उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है 1672 मीटर, ठीक है भैया। तो ये कुछ एक अपना पिक है। इसके अलावा अप्रैल 2024 में किस महान भारतीय शतरंज प्लेयर ने फेड कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतकर विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय बने हैं? ये क्वेश्चन को ना, है ना, गांठ बांध के ताबीज बना के रखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। लाइए कहीं पे लिख के दूं, ठीक है। तो ये जो फेड कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतकर विश्वनाथ आनंद के बाद सेकेंड भारतीय बने हैं, ये है भैया डी गुकेश साहब। डी गुकेश साहब जो है ये वाला कारनामा किए हैं, और अभी अभी जो है आजाद
ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मेरे ख्याल में, है ना, 10 दिन से ज़्यादा हो गया, 13-14 दिन हो गया इस बात को। ठीक है, अगर आपसे कल होके पूछ ले और थोड़ा डेप्थ जाके कि भाई जो आपका कनाडा के टोरंटो में ये फाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट हुआ जहां पे पुरुष वर्ग में विजेता डी गुकेश रहे, तो डी गुकेश के अंक कितने रहे, तो आप कहेंगे 9 अंक। ये भी मैंने पूछता देखा है, इसीलिए 9 अंक लिख दिया हूं, है ना। दूसरे स्थान पे महिला में तो चीन की महिला रही, लेकिन अगर भारत की जो महिला स्क्वाड गई थी, है ना, तो दूसरे स्थान पे आपका कोनेरू हम्पी रही थी 8.5 अंकों के साथ। ठीक है, फाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का आयोजन अप्रैल 2024 कनाडा के टोरंटो में कराए गए। टोरंटो पावर भी होता है, कंपनी होती है टोरंटो पावर, बिजली सप्लाई प्राइवेट पीएसयू कंपनी है ना। ये टोरंटो में कराए गए, जगह का नाम है, जिसमें भारत के 5 खिलाड़ी ने भाग लिए थे। वैशाली रमेश बाबू और कोनेरू हम्पी, ये दोनों महिला में हो गए। आर प्रागनंदा, विदित गुजराती और डी गुकेश, ये तीनों पुरुष में हो गए। ठीक है भैया, आर प्रागनंदा और वैशाली रमेश बाबू को लाल किया गया है इसलिए क्योंकि ये दोनों भाई बहन की जोड़ी है और दोनों ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। रमेश बाबू अभी लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं, 84वें ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, और भाई बहन की प्रथम जोड़ी है। ठीक है भैया, ये कोनेरू हम्पी जो है इस प्रतियोगिता में महिलाओं में रैंक में 2nd स्थान हासिल करी, हालांकि जीत नहीं पाई। ठीक है, इसके अलावा डी गुकेश वर्तमान समय में भारत के तरफ से सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, डी गुकेश जो है ये भारत के तरफ से वर्तमान समय में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं तथा विश्व में तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। सबसे पहला जो सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बने ये है अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है भाई, नाम से ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के होंगे, हाँ इंडिया मूल के जरूर हैं लेकिन अमेरिकी नागरिकता प्राप्त है इनको, तो अमेरिकन हो गए। तो अभिमन्यु मिश्रा इंडियन में काउंट अब नहीं होगा। तो अभिमन्यु मिश्रा पहला है सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। दूसरा है संग्रई करके जिन, ये यूक्रेन के हैं, है ना। और ये जो है, और तीसरा जो है आपका ये डी गुकेश साहब ही हैं। पहले संग्रई करके जिन ही था, अभिमन्यु मिश्रा ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा तो ये फिसल के 2 स्थान पे आए, है ना। और अपना डी गुकेश 3 स्थान पे है सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले। ठीक है, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद साहब 2014 में जो है कैंडिडेट टूर्नामेंट अपने नाम किए थे। ये वाली पार्टिकुलर टूर्नामेंट की बात हो रही है कि 2014 में जो अभी डी गुकेश ने जीता है वो 2014 में विश्वनाथ आनंद साहब जीते थे। ठीक है, विश्वनाथ आनंद साहब जो है प्रथम ग्रैंड मास्टर भी है इंडिया का, ये बात यहाँ पे लिखा भी तो है। इसके अलावा जो विश्वनाथ आनंद साहब हैं वो फाइनल में मैग्नस कार्लसन से हार गए थे। ये मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं, तो ये नॉर्वे के हैं। आर प्रागनंदा से हारे थे, काफी पॉपुलर हुए थे। ये पॉपुलर है ही, विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है और पिछली बार जो शतरंज विश्व कप है उनके विजेता भी है, जो अजरबैजान में कराए गए थे। और आर प्रागनंदा को 2nd स्थान मिला था। एक एक बात की रिवीजन करते चलेंगे, काम आएंगे भैया, है ना। इसके अलावा जो देखिए ये क्या होता है कि अगर आप कैंडिडेट टूर्नामेंट जीत गए, शतरंज का फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट, तो आपको जो है वर्ल्ड चैंपियन की जो मौजूदा खिलाड़ी हैं उनके साथ आपको जो है भिड़ंत होगी। ठीक है, तो उस समय जब 2014 में विश्वनाथ आनंद साहब जीता तो उनका भिड़ंत जो है ना करंट होल्डर मैग्नस कार्लसन से हुआ, जहां वो हार गए थे। इस लाइन में ये चीज है, शतरंज वाले जो क्वेश्चन है ना उसमें बहुत ज्यादा खिचड़ी होती है, तो अच्छे से समझने चाहिए आपको। इसके अलावा 2024 में आयोजित होने वाली फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अब डी गुकेश का सामना किससे होगा, डिंग लीरेन से होगा। यानी वर्तमान जो है होल्डर है ना विश्व शतरंज के, ये कौन है, डी लीरेन है जो चीन से है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वर्ष 2024 की महिला वर्ग में फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जो जीती ये तान झोंगी है, इनका नाम है तान झोंगी और ये चीन से है। ठीक है, ये जो है चीन से है, तान झोंगी, ये जीती है महिला में, जैसे पुरुष में डी गुकेश ने जीता, सेम कैंडिडेट फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट। ठीक है, शतरंज की शासी निकाय फीडे की स्थापना पेरिस में जुलाई 1924 में हुआ था, लेकिन इसकी हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। हुआ था स्थापना पेरिस में, लेकिन जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में है। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर पुरुष विश्वनाथ आनंद साहब हैं और महिला में आप एस विजया लक्ष्मी, है ना, सुब्बा रमन विजया लक्ष्मी। ठीक है, इनके अलावा समूचे वित्तीय वर्ष 23-24 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट कितना रखा गया था। पूरे वित्तीय वर्ष 23-24 में रेपो रेट बदला ही नहीं। अभी हम कौन से वित्तीय वर्ष में जी रहे हैं, कोई बच्चा बता सकता है? 24-25 में जी रहे हैं हमने, ना 24-25 में जी रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से आगामी वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। तो 24 से है ना 31 मार्च 2025 तक के लिए फिक्स हो गई हमारी वित्तीय वर्ष, 24-25 कहेंगे इसको। तो जो 23-24 था ना, यानी 31 मार्च 2024 तक जो चला है ना, तो उसमें एक फिक्स्ड रेपो रेट रहा है 6.5%।
ये कभी नहीं बदला। पूरे साल भर के दौरान आरबीआई के द्वारा बदला जा सकता था लेकिन नहीं बदला गया। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के अनुसार किया गया था, 1935 में किए गए थे। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया और इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे शक्तिकांत दास है। प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो दो आंसर हो सकता है, एक तो ओसबर्न स्मिथ हो सकते हैं जो अंग्रेज थे, और दूसरे जो है हमारे सीडी देशमुख साहब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दो आंसर हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे पार्टिकुलर कि भाई कौन से भारतीय पहले जो है आरबीआई के गवर्नर बने, तो सीडी देशमुख साहब होंगे। नाम से स्पष्ट है कि भारतीय है। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में जो है केंद्रीय बैंक है ना। इसे बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई के प्रमुख कार्य में आएंगे तो मौद्रिक नीति का बनाना, नोट छापना, प्रतिभूतियों की लेन देन करना, कमर्शियल बैंकों को लोन देना, एमएफआई कंपनी जो होता है जो सूक्ष्म वित्तीय ऋण प्रदान कराता है उनकी जो है रेगुलेट करना, यानी जो है ऑथराइज बॉडी के रूप में काम करना, उनके ऊपर भारित रहना। इनके अलावा रेपो रेट क्या होता है? यह रेट बैंक दर के जैसा ही होता है। ठीक है, यह रेट जो है बैंक दर के जैसा ही होता है। हम लोग बैंक में जाते हैं लोन का रेट पूछने तो अपन समझ लेते हैं कि ये बैंक दर है। बेसिकली उसे हम बैंक दर इस फॉर्म में परिभाषित नहीं करते हैं। बैंक दर को हम परिभाषित करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य कमर्शियल या व्यावसायिक बैंकों को जिस दर पे धन उधार देते हैं उससे बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, तो रेपो दर में क्या होता है? रेपो दर में कि किसी देश की केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में आरबीआई है ना, अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है ना, तो इस प्रकार से जो भारत में केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, तो कोई भी धनराशि, एक मिनट, किसी भी वाणिज्यिक बैंकों को जो धन उधार देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। इसमें प्रतिभूतियों की लेन देन होती है विशेषकर। इसके अलावा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, यह क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक न्यूनतम जमा राशि आरक्षित रखनी होती है और ये तय कौन करता है? तो आरबीआई ही तय करेगा। आरबीआई के मामले में अधिकांश जो निर्णय है आरबीआई खुद ही लेते हैं, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सभी बनाने में। ठीक है, इसके अलावा एसएलआर क्या होता है? वैधानिक तरलता अनुपात, यह भी जमा का एक न्यूनतम प्रतिशत है। एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में हमेशा इतना बनाया रखना होता है। ठीक है, हमेशा इतना बनाए रखना होता है। ये है एसएलआर। ठीक है, अब इसे कैसे समझेंगे देहाती भाषा में? मान लीजिए आप एक किराना दुकानदार हैं, मैं आपसे 500 रुपए की छुट्टा कराने आया, आपके गल्ला में 600 रुपये पड़े हैं लेकिन फुटकर भी हैं। आप दे सकते थे मुझे 500 का, लेकिन आप कहते हो फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्या यहाँ झेल बजाऊंगा? तो ये वाली जो फिक्स रकम है ना, वो रखना होता है, एक रिस्ट्रिक्शन है, इसे कहा जाता है एसएलआर। हालांकि ये पूर्णतः फिट नहीं बैठता लेकिन याद करने के लिए, आपके माइंड में छापने के लिए काफी होगा। इसके अलावा आरबीआई मुद्रास्फीति को कम करने में भी योगदान देते हैं। कैसे योगदान देते हैं मैं बताया था, नोट छापना जो है कम समय के लिए कम कर देते हैं, या फिर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। दो काम करते हैं आरबीआई, या तो नोट छापना बंद कर देते हैं, है ना, एट ए टाइम भी कर सकते हैं कि नोटों छापना बंद कर दिया, है ना, और जो है रिवर्स रेपो रेट जो है RRR, इसको बढ़ा देते हैं। तो इस स्थिति में भी मुद्रास्फीति कम हो जाती है। कैसे कम होती है रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से? जैसे अभी आपने रेपो रेट का फार्मूला जो है आपका परिभाषा देखा कि रेपो रेट क्या होता था, आरबीआई देते थे कमर्शियल बैंक को। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? उल्टा होता है। कमर्शियल बैंक आरबीआई को अल्प समय के लिए धन देते हैं, तो आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक अट्रैक्ट होगा आरबीआई की तरफ और अपना पैसा जो है आरबीआई के पास डालेंगे। तो इससे क्या होगा? बाजार में लोगों के पास तरलता कम पहुंचेगी, नगद कम पहुंचेगी, लोन जो है लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरबीआई ने ढक्कन खोल दिया, भैया पैसा बढ़ा, तुम्हारा भाव बढ़ा दिया, लाओ लाओ। तो इस प्रकार से क्या होगा? धीरे धीरे सामान की महंगाई घटेगी, क्योंकि पैसा ना रहेगा तो सामान की जो है अस्थायित्व हो जाती है ना, कि भाई बाजार में ज्यादा पैसा हो गया तभी महंगाई बढ़ता है। अगर पैसा नोट कम हो जाए तो महंगाई जो है स्टडी होने लगता है। तो ये हो गया। तो कल लोग अगर आप पूछे कि भाई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, तो आप कहोगे मुद्रास्फीति घटता है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के संयुक्त नेतृत्व वाले आईएसए का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये माल्टा। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में, हालांकि पूर्णतः हेडक्वार्टर वगैरह 2016 में स्थापित किया गया, लेकिन आपको 2015 ही आंसर देना है, यहीं से बात जो है स्टार्ट हुआ था। इसमें भारत और फ्रांस की जो है सहयोग है। हरियाणा
हरियाणा में इसके मुख्यालय है, हरियाणा के गुरुग्राम में। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश की एंट्री होगी, हालांकि 6 होना था। अर्जेंटीना ने फिर से अपनी जो है मतलब आरे आने लगा, मुझे नहीं आना, तो 5 आ गए। तो ये 5 कौन है? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आसियान में 11वां सदस्य देश कौन आया था भैया? तिमोर लेस्टे आया था। आसियान क्या है? साउथ एशियन, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतिम देश कौन है? एंडोरा। IMF में अंतिम देश कौन बना था? एंडोरा। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1800 ईस्वी में होती है। कहां पे होती है? कोलकाता के अंदर होती है। इसके अलावा भारत में सहायक संधि करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में प्रथम सहायक संधि जो है डुप्ले ने किया था। ये और डुप्ले कौन थे? तो ये फ्रांसीसी गवर्नर थे। तो अंग्रेजी गवर्नर कहेगा तभी बेलेजली होगा, है ना, ध्यान रखें, है ना। क्या बोलता भैया? ध्यान हटी दुर्घटना घटी, रेलवे फाटक के पास लिखा रहता है ना, तो ऐसा ही है ना। तो इसके जो आपका अवधि था शासन का 1798 से 1805 था। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, पॉइंट है, ध्यान रखें। इनके अलावा जो प्रसिद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, और इसी में टीपू सुल्तान साहब की मृत्यु हो जाती है, तो ये भी बेलेजली के समय ही हुआ था। इससे समय में घटित महत्वपूर्ण घटना बसीन की संधि, ये किसके बीच होता है? मराठा पेशवाओं के साथ और अंग्रेजों के साथ, ठीक है। ये बसीन की संधि होती है, ये भी वेलेस्ली के समय ही होता है। भारत में अगर सती प्रथा के अंत की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट और हल्का क्वेश्चन है, तो ये आपका 1829 में विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। विलियम बेंटिक के काल में ही 1835 में कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध मैकेले की जो रपट है इसी के काल में आया, और मैकेले का रपट जो है आप अंग्रेजी शिक्षा के लिए जानते हैं, ठीक है भाई, है ना। वुड के डिस्पैच शिक्षा की मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकेले की रपट मानी जाती है। इसके अलावा भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन के समय में हुआ था, और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लीटन के समय में आया था, और ये भारतीय प्रेस पे शिकंजा कसने वाली एक एक्ट थी। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। जालियांवाला बाग कहां पे है? अमृतसर के अंदर है। जनरल लॉ डायर इसके मुख्य आरोपी थे। इनके अलावा IPv4 एड्रेस में बिट्स की संख्या कितनी होती है? IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन अब 6 भी आ गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो इसमें बिट की संख्या कितनी होती है? जो 4 वाला है इसमें 32 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो 6 वाला है इसमें 128 होता है। कितना होता है? 128 होता है। 16 के बने होते हैं, 8 पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। जैसे आप पहले एक बार बहुत क्वेश्चन अटेंड किए होंगे कि भाई G5, G6, G7, G4, हालांकि अभी G5 तक ही चल रही है, तो इसमें G का क्या वैल्यू था? जनरेशन। जैसे आप क्वेश्चन अटेंड किए होंगे कि कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में किसकी प्रयोग की गई थी, सेकंड, थर्ड, 4, 5 में किसकी प्रयोग किया गया था, तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन भी आपके मल्टीमीडिया सेक्टर से। तो ये आपका जो है IPv4 का फुल फॉर्म पहले ध्यान रखिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन होता है, और जो आगे लिखा रहता है वो लिख देते हैं। तो चौथा वर्जन है ना, इसमें 32 गो बिट होता है। छठा वर्जन में है ना, छठा वर्जन में 128 गो बिट्स होता है। यहाँ पे एक बोल्टी आपके मोबाइल में होते हैं, आजकल तो सबके मोबाइल में एंड्रॉइड फोन में बोल्टी, इसको इनेबल रखना होता है अगर आपको अच्छी क्वालिटी की है ना कॉलिंग वगैरह चाहिए तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, है ना। 4 बिट बराबर कितने होते हैं? 1 निबल के बराबर होते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट होते हैं। 1024 बाइट बराबर 1 KB होते हैं। 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 बराबर 1 MB बराबर 1 GB होता है, यानी गीगाबाइट। 1024 GB बराबर 1 TB होता है, टेराबाइट। इस प्रकार से ये चलता रहता है 1024 के क्रम में। बाद में कि आप सभी यूज करते हैं भैया, मोबाइल लेने जाते हैं, 4 128 है कि 8 256 है ना। इसके अलावा भारतीय जनगणना के इतिहास में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी, है ना। यहाँ पे एक जो है परसेंटेज के हिसाब से समझिएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर परसेंटेज जो है ये आपका 1971-81
1982 में दर्ज किया गया था। देखिए 2011 में दशकीय जो डेकेडिकल ग्रोथ रहा इंडिया का 17.64% रहा था। सबसे अधिक डेकेडिकल ग्रोथ जो है मेघालय में और सबसे कम उन पड़ोसी नागालैंड में इतने कम हो गए कि पूछिए मत, 0.6% निगेटिव के हो गए। अब कारण चाहे जो भी रहा हो, है ना। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो सबसे अधिक दर्शाया डेकेडिकल ग्रोथ दादर नगर हवेली और न्यूनतम दर्शाया लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिटरेसी रेट रखते हैं 91.6 से अधिक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे हाई लिटरेसी रेट जो है केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का ही है। इसके अलावा भारतीय जनगणना के इतिहास में महाविभाजन वर्ष 1921 को कहते हैं। इसके अलावा जनगणना 2011 का कुछ डाटा, जैसे आपका जो है साक्षरता समग्र वाला टोटल वाला 7404, महिला वाला 6546, पुरुष वाला 8214 और लिंगानुपात 943, जनसंख्या घनत्व 382। जो आपका फर्टिलिटी रेट है 2.2 से 2.3 के बीच या 4 के बीच, जो भी ऑप्शन है, इतने क्लोज तो रहेंगे नहीं, तो 2.3 लगा सकते हैं आप। अब घट गया है, अब ये है ना फर्टिलिटी रेट घट के धीरे धीरे लोग साक्षर हो रहे हैं, तो अब जनगणना कहाँ पहले वाली स्पीड से बढ़, मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है। इसके अलावा देश की सर्वाधिक लिंगानुपात तथा साक्षरता दर केरल के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा किस शास्त्रीय नृत्य में भाषण, माइम, शुद्ध नृत्य का समावेशन देखने को मिलता है? आज हम इस फॉर्म में आपको शास्त्रीय नृत्य बताने जा रहे हैं जिसमें आपको भाषण, मैम और शुद्ध नृत्य तीनों मिलेगा। तो ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है, सत्रिया ये आपका ओडिशा का, माफ कीजिएगा असम का है, और ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुर नाम से स्पष्ट मणिपुर का है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य है, 6 को हाफ शास्त्रीय नृत्य कहेंगे, है ना। देवदासी परंपरा से निर्मित 4 शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, ठीक है। यानी साउथ के जितने भी हैं उसमें कथकली को छोड़ के सभी जो है आपका देवदासी परंपरा निर्मित है। इसके अलावा लास्य और तांडव, देखिए जितने भी 8 शास्त्रीय नृत्य है इसमें या तो लास्य है या तांडव है, लेकिन एक मणिपुरी ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें लास्य एंड तांडव है, ठीक है भाई। तो लास्य और तांडव वाला शास्त्रीय नृत्य एकमात्र मणिपुरी है। बाद में कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य है या तो लास्य होता है या तांडव होता है। मणिपुरी नृत्य में हम जो पैरों की पैजनियां होता है घुंघरू, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। मणिपुरी नृत्य में भगवान राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। देखिए ओडिसी नृत्य में भी आप अगर डैटी की बात करें तो आप भगवान कृष्ण लगा सकते हैं, क्योंकि अगर जगन्नाथ ऑप्शन में नहीं है तो, है ना। मोहिनी जो नृत्य होते हैं, जादूगरनी का नृत्य मोहिनीअट्टम, उसमें भी भगवान विष्णु को आंसर कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा सबसे आधुनिक शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है जो असम की है, और इसे शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। इस नृत्य में संगीत, नृत्य तथा अभिनय जो एक्शन है, इन तीनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे भी एक गांठ माने, सेम टाइप का क्वेश्चन आने वाले दिन में और बन सकते हैं। भामाकल्पम ये कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ एक नाटिका है। भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है ना। इसके अलावा, है ना, पुरानी शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और नया है भरतनाट्यम सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो सादिरट्टम भी कहा जाता है। हर घर जल योजना की शुरुआत कब किया गया था? 2019 में किया गया था। मोटो क्या था कि 2024 तक जो भी ग्रामीण इलाके हैं वहां हर घर में हम जल पहुंचा दे, तो 2024 तक इसके डेडलाइन रखे गए हैं। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य गोवा है ना। प्रतिवर्ष जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और 2024 में जो जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को, इसमें जो है ना जो थीम रखा गया वो थीम था शांति के लिए जल। इसके अलावा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना ये विद्युतीकरण से संबंधित है, 2017 में इसकी स्टार्टअप की गई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 और नमामि गंगे 2014, ये तीनों एक ही साल में आए थे, तो ध्यान रखेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा सफाई कार्यक्रम है। जनधन योजना आप सभी जानते हैं बैंक की जो है खाता अवेलेबल कराने वाली एक योजना थी, और बड़े पैमाने पे खाता खोले गए, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 2019 में झारखंड से हुआ था। एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है, उसकी भी शुरुआत 2019 से ही होती है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से होती है और ये झारखंड से हुआ है। इस योजना में लाभार्थी की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है, लेकिन जब 60 वर्ष पूर्ण हो जाती है तभी लाभार्थी को न्यूनतम पेंशन के रूप में कम से कम 3000 रुपया महीना दिया जाता है। इसके अलावा 2024 में दिए गए अंतिम विजेता सहित अब तक भारत रत्न अवार्डी की संख्या कितनी हो गई है? तो 2024 में 5 है। इन पांचों को पकड़ ले तो अब तक 53 जने को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है भैया, है ना। 2024 में 5 भारत रत्न विजेता बता दिए, स्वामीनाथन साहब, चौधरी चरण सिंह साहब, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, कर्पूरी ठाकुर साहब और नरसिम्हा राव साहब, है ना।
इनके अलावा भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। पहली बार यह पुरस्कार 1954 में 3 हस्तियों को दिया गया था, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी, ये देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1971, और देश में प्रथम महिला जिन्होंने वित्त मंत्री का भी पोस्ट संभाली ये भी इंदिरा गांधी ही हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आंतरिक आपातकाल जो लगा था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में, ये इंदिरा गांधी के समय ही लगा था, ध्यान रखेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, 2013-14 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। देखिए अगर 2013 और 2014 दोनों ऑप्शन में है तो 2013 मारिएगा। 2 ऐसे भारत रत्न के अवार्डी हैं जिनमें ईस्वी समान ऑप्शन में नहीं रहते हैं, 2013 रहेगा तो 2013 टिक करना है। उसी प्रकार से पंडित भीमसेन जोशी 2008 और 2009, इन दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन है तो 2008 आंसर करना है। वैसे 2014 और 2009 ही देखे गए आज तक ऑप्शन में, लेकिन रह सकता है। ठीक है भैया, एक एक बात को क्लियर करते चलेंगे, फिर आगे जो है अपनी नंबर कटा के नहीं आना है, आपको जो है जीत के आना है जी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, लेकिन अगर पूर्णतः विदेशी कहेगा, क्योंकि आप जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया से तो ही निकला है, ठीक है भाई, तो पूर्णतः विदेशी कहेगा तो नेल्सन मंडेला 1990। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? तो जो अंतरिम सरकार 1946 में बना था उसमें उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तो यहाँ पे राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मामले, जॉन मथाई को उद्योग मंत्रालय, जगजीवन राम साहब को श्रम विभाग और सरदार बलदेव सिंह साहब को रक्षा विभाग सौंपी गई थी अंतरिम सरकार में। अंतरिम है ना, जैसे अंतरिम बजट होती है कि फिक्स परमानेंट नहीं है, फिर आएगी, तो जो टेम्पररी टाइप से होती है अंतरिम। इसके अलावा 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। इसी के मॉडल पे सेकेंड पंचवर्षीय योजना आधारित थे। 1960 में गठित बीआरओ के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू साहब थे, है ना। लाइक तो आप कर दिए होंगे, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात नहीं। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। प्रसिद्ध चवांग कूट नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए मीम कूट, चवांग कूट, पावल कूट, ये सब कंफ्यूजन पेयर है, ठीक है। तो जो चवांग कूट है ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। चवांग कूट जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर के अन्य त्योहारों में आएंगे तो लाई हरोबा, संगाई महोत्सव, याओसांग होली के जैसा, गंग नगई, चेरवा महोत्सव, हिकरू महोत्सव, चुम्फा महोत्सव, कांग महोत्सव, ये सभी के सभी मणिपुर राज्य में जो है मनाए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। ये याओसांग बता दिए थे 5 दिन तक चलती है, क्योंकि इसका डेट भी पास्ट में पूछा गया, सॉरी दिन पूछे गए हैं। ये 5 दिनों तक चलती है और इसी में वो थबल चोंगबा नामक नृत्य होता है। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। चाप चपारकूट और मीम कूट ये नागालैंड में होगा। एक सेकेंड, चाप चपारकूट, माफ कीजिएगा, चाप चपारकूट है ना, मीमकूट और पवलकूट ये मिजोरम में मनाए जाने वाली त्योहार हैं, लेकिन जो मीमकूट हैं ये नागालैंड में भी हो सकता है, इसीलिए कोस्ट में लिखा गया है। आई होप आपको समझ में आया, जितने भी कूट वाला त्योहार है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनके अलावा सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2024 में पार्टनर देश किसे बनाया गया? तो भाई ये बनाए गए हैं आपका पार्टनर देश तंजानिया को, ठीक है। सूरज कुंड मेला ये हरियाणा के फरीदाबाद में होती है, पार्टनर देश तंजानिया को, और जो थीम विषय का राज का दर्जा दिया गया ये गुजरात को दिया गया था। और उद्घाटन समारोह में है ना महामहिम द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो है पधारी थी। तो ये सभी बात जो है सूरज कुंड मेला से आपको ध्यान रखना है। एक और मेला का फिक्स स्थल है प्रगति मैदान में, विश्व पुस्तक मेला। तो विश्व पुस्तक मेला कहाँ पे? दिल्ली के प्रगति मैदान में होती है, और यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है सऊदी अरब को स्वीकार किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव जिसे आप मेदराम जाथारा त्योहार कहते हैं, है ना, या फिर मेदराम जात्रा भी कहते हैं, ये तेलंगाना में होती है, जो 4 दिनों तक चलती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर ही पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला का भी आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति जनवरी महीने के 14 या 15 तारीख को लगती है। राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन किस आर्टिकल के अनुसार प्राप्त होती
होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अनुच्छेद 176 के अनुसार जो है प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत, भाग 6 में क्या है भैया, राज्य है, भाग 5 में क्या है, संघ है, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। ठीक है, तो भाग 6 के अंतर्गत 153 से 167 तक जो है राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उसी प्रकार से अब भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक डायरेक्ट आप राष्ट्रपति से प्रावधान उपबंध को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद से संबंधित है। राज्यपाल राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान होता है, हालांकि वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक जो उपभोग करते हैं वो कौन करते हैं, सीएम करते हैं, और केंद्र में कौन करते हैं, पीएम करते हैं। इसीलिए इंडिया में सीएम पीएम का पोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लोग ज्यादा है ना ललायित रहते हैं, है ना, राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना में। हालांकि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही है, और राज्यों में सबसे बड़े अधिकारी भी अगर कहे कार्यपालिका का प्रदान कर देने से मतलब ही आप समझ जाते हैं कि सबसे प्रधान जो है गिना जा रहे हैं तो राज्यपाल ही होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नहीं, यानी वास्तविकता नहीं है ये। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी, 35 वर्ष, है ना। अब 2 या 2 से अधिक राज्यों में एट अ टाइम आप देखे होंगे कि राज्यपाल के पद पे एक ही जने हैं, तो ये जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस प्रकार के प्रावधान किए गए थे। भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का परामर्श प्राप्त होता है आर्टिकल 143 के तहत। राष्ट्रपति केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान होता है, जैसे अभी आपने राज्य में राज्यपाल को देखा। 79 के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं, और 79 में ही कहा गया है कि लोकसभा हमारे संसद की निम्न सदन होगी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसका मतलब 79 में संसद के बारे में उपबंध है हमारे संविधान के अंतर्गत, और 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सदन कहने का मतलब न तो लोकसभा न तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, वहीं राज्यपाल का अध्यादेश 213 है। राष्ट्रपति का क्षमादान 72 है, और राज्यपाल का क्षमादान 161 में वर्णित है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी केंद्र में कानूनी प्रमुख होते हैं। उसी प्रकार से किसी भी राज्य में उस राज्य के कानूनी प्रमुख जो है कौन होता है, एडवोकेट जनरल होते हैं या महाधिवक्ता होते हैं। उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अनुसार उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेनियर भारत की यात्रा किए थे, तो इसके आंसर है शाहजहां। 6 बार भारत आने वाले फ्रांसीसी यात्री या व्यापारी कौन थे, तो जैन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन जो है 3 बार पूछे गए हैं पिछले 1.5 साल की, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो। इसके अलावा इटली की प्रसिद्ध यात्री निकालो कैंटी, ये देवराय प्रथम के काल में आए हैं। प्रसिद्ध चीन यात्री फहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत आए थे। ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। और ह्वेनसांग से एक क्वेश्चन और बनता है कि ह्वेनसांग दक्षिण भारत की यात्रा किसके काल में किए थे, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में किए थे। मोरक्को निवासी इब्न बतूता, ये आते हैं आपका भैया मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, है ना। इसके अलावा अगला है हमारा, और शायद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी एक वीडियो जो है 1 घंटे तक की होगी, है ना। ऋतु नेगी, ऋतु नेगी का संबंध किस खेल से, जैसे परिमार्जन नेगी, है ना, पवन नेगी, तो ये है भैया ऋतु नेगी, है ना। तो ऋतु नेगी का संबंध जो है ये कबड्डी खेल से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। परिमार्जन नेगी का संबंध शतरंज से है, वहीं पवन नेगी का संबंध क्रिकेट से है ना। इसके अलावा अदिति गोपीचंद स्वामी, ये महाराष्ट्र के हैं, तो इनके संबंध तीरंदाजी से हैं। वहीं अदिति अशोक, ये महिला गोल्फर हैं। देखिए नाम कैसे एक जैसे मिल रहा है, लेकिन ऑक्यूपेशन अलग अलग है, तो ध्यान रखें, है ना, दिक्कत हो जाएगा। मनीषा कल्याण का संबंध फुटबॉल से है, और मनीषा रामदास का संबंध बैडमिंटन से है। रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध शूटिंग से है। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध निशानेबाजी से है। ठीक है भैया, तो ये थे आज के अंतिम प्रश्न। अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी कंटेंट अगर हमको चाहिए इस सीरीज की, या फिर अभी तक आपने ई बुक नहीं लिया है, कोई बच्चा जिनको ज़्यादा तकलीफ है ना, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से ही गुजरा हूँ तो मैं भी समझता हूँ, तो आप वहाँ पे उस हिसाब से बात करेंगे तो आपको ऊपर नीचे कर दिया जाता है। ठीक है भैया, तो ये सब भी आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो 500 का रिचार्ज करा सकता है 49 रुपये का PDF तो खरीद ही सकता है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके बात करके प्राप्त कर सकते हैं। और टास्क को एकदम जो है
जो है पूरे फुल फ्लेज में फॉलो कीजिएगा अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो। और इस जर्नी में जॉब दिलाने वाली जो जर्नी है, जैसा कि आज आपने टेलीग्राम पे देखा होगा कि सर पिछले साल हमने MTS में आपके जो है कंटेंट या और अन्य टीचर वगैरह की मदद से हम पास हो गए, अब मुझे अपर पढ़ाई करनी है, तो बड़ा खुशी होता है। यहीं पे सारी मेहनत हमारी जो है लगता है कि 1 सेकेंड में 7 जन्मों की फल मिल गई। ठीक है, तो ऐसे ही चाहता हूँ, वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, आप लोगों को भी सहयोग करना होगा। तो ई बुक का ध्यान रहे, 1 से 15 पेज है आज का टास्क। अगली वीडियो जो इसकी आएगी है ना, कल या परसों, मैं टाइम भी आपको फुल दूंगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आके 10 दिन में ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं है। मैं लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ाता हूँ भाई, है ना। तो इसमें जो है आपको वहाँ से मैं क्वेश्चन रखूँगा ऑनलाइन, आपको जवाब देना है। तो रहिएगा तैयार अगले वीडियो के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।